हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। वीडियो शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अमेरिका का महिमा मुंडन होगा, एक मिनट, मैंने महिमा मुंडन कहा क्या? नहीं, महिमा मुंडन नहीं, मुंडन, सॉरी, मंडन। हाँ, मंडन ही तो है। तो भैया ऐसा तो ना होने वाला। आज की वीडियो में अमेरिका कोई मंडन ना होगा, बल्कि आज की वीडियो में आपको समझाया जाएगा ऐसा माया जाल जिसको सुनकर कांपते हैं धरती और पाताल, जिनका नाम लेने से डरती है दुनिया सारी, क्योंकि रही है इन चीजों की काले इतिहास में हिस्सेदारी। यानी इस दुनिया में फैली हुई डार्क एनर्जी और डार्क फोर्सेज के बारे में। क्या है ये डार्क एनर्जी, क्यों कहते हैं इसे डार्क एनर्जी, क्या किया है इसने ऐसा? उदाहरण के लिए, क्या लोग, जगह और चीजें शापित हो सकती हैं? क्योंकि ये शब्द श्राप हमारे ग्रंथों से जुड़ा हुआ है और भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इन चीजों में विश्वास रखता है। और भारत ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इन चीजों में विश्वास रखता है। क्या शुभ अशुभ और डार्क एनर्जी या डार्क फोर्सेज, इस तरह की चीजें वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं? क्या विज्ञान इन चीजों पर विश्वास करता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें पता लग गई है? आइए जानते हैं इन मिस्टीरियस चीजों के बारे में और उसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा, ये सारी चीजें सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित कोलार हीरे की खदानों में से एक नीले रंग का बहुत बड़ा हीरा निकलता है, जिसे भगवान के मंदिर में अर्पण किया जाता है। खबर लगती है चोरों को और मंदिर में होती है चोरी करने की कोशिश। लेकिन जो चोर इस हीरे को चुराने की कोशिश करता है, वो अगले दिन मंदिर का दरवाजा खुलने पर इस हीरे के साथ हाथ में पकड़े हुए मरा हुआ मिलता है। और उसी समय से धारणा बन गई कि भगवान ने इस हीरे को श्राप दिया है, यानी ये हीरा अब श्रापित हो चुका है, तो इसे मंदिर में नहीं रखा जा सकता। अब इसे कोई लेने को तैयार ही ना हो, लेकिन ये फिर भी जैसे तैसे मार्केट में पहुंच गया और अब मचाएगा ये तांडव। 1666 में फ्रांस के व्यापारी जीन बैप्टिस्ट हीरो की खोज करते हुए भारत पहुंच जाते हैं और उड्डी मारते हुए आंध्र प्रदेश चले जाते हैं। उड्डी समझते हो ना? उड्डी का मतलब होता है घूमते घामते, वेल्लापंती, जहाँ लोकल व्यापारियों के साथ बात करते हुए ये अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं। मेरा नाम है जीन बैप्टिस्ट, आओ बताता हूँ क्यों उठाया है मैंने इतनी दूर आने का रिस्क। चाहिए हमको महंगा सामान, हो कोई तुम्हारे पास जबरदस्त बड़ा सा हीरा तो दिखाओ हमें भाईजान। और अपनी टीम के व्यापारी सोच रहे थे, हे ऊपर वाले, कैसी है तेरी लीला न्यारी, आज बांध देंगे हम इस बिल्ली के गले में घंटी प्यारी, जिसे बजाती हुई फ्रांस ले जाएगी। और भैया अपने व्यापारी ने वो बड़ा सा नीला हीरा जॉन बैप्टिस्ट को चिपका दिया। अब देखो, जॉन बैप्टिस्ट हीरो का शौकीन था, तो हीरा देखते ही समझ गया कि ये हीरा लाजवाब है, इसकी क्वालिटी का कोई मैच नहीं। उसे सस्ती डील मिल रही थी, उसने हीरा ले लिया और लेके अपने देश में पहुंच गया। अब बात करते हैं इस हीरे के द्वारा फ्रांस में मचाई गई तबाही के बारे में। मेन घटनाओं का जिक्र करता हूँ। 1668 में ये हीरा फ्रांस के राजा लुई 14 के पास पहुंचता है, जो इसे अपने ताज में जड़वा लेते हैं। भाई साहब, राजा को हो जाता है गैंग्रीन, यानी उनका शरीर सड़ने लगता है और राजा टपक जाता है। अब ये हीरा पहुंचता है निकोलस फुकेट के पास उसी साल में, और इस बंदे को आजीवन कारावास हो जाता है। हालांकि ये 15 साल जेल में रहा, पर तब तक बुढ़ा हो गया था। इसके बाद नंबर लगता है लुई 16 और उनकी बीवी का। मैडम इस हीरे को अपनी ड्रेस में लगाकर पार्टीज वगैरह करती थी। अब भैया फ्रांस में राजनीतिक उठापटक के बीच में उसी साल इन दोनों का कलमा पढ़ दिया जाता है। इन्हें पकड़कर भरे बाजार में इनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। और अब ये हीरा पूरी तरह से बदनाम हो चुका था, क्योंकि जिसके पास भी ये जाता था उसका बिना खर्चे पानी के ऊपर का टिकट तत्काल में बुक होता था। बोले तो एक्सप्रेस सेवा। अब ऐसी सेवा किसको चाहिए भाई, आगे सुन लो। अब 1700 में ये हीरा पहुंचता है मारिया लुई नाम की महिला के पास, जो इसे खरीद के लाती है और 1 महीने के अंदर ये भी ऊपर वाले को प्यारी हो जाती है। कारण पता नहीं, घर में मृत पाई जाती है। अब 1791 में ये हीरा पहुंचता है वेलम फेल्स नाम के आदमी के पास, जो एक फ्रेंच ज्वेलर था। अब वो इसको दोबारा कट करता है, रीशेप करता है और सोचता है कि मैंने इसका जो श्राप था उसको धो दिया, लेकिन वो गलत था। इस ज्वेलर का जो बेटा था वो पहले हीरा चुराता है, फिर अपने बाप को मारता है और उसके बाद अपने आप को भी निपटा लेता है। 1900 में ये हीरा साइमन नाम के ग्रीक मर्चेंट के पास पहुंचता है, जो भैया अपनी गाड़ी में बैठकर पहाड़ से कूद जाता है। कारण किसी को नहीं पता। और ये हीरा, जैसा कि लोग कहते हैं, एक और आदमी का चैप्टर निपटा चुका था। अब ये हीरा 1912 में एवलिन वॉल्श मैकलेन के पास पहुंचता है। मैडम की सासू माँ मना करती है, बच्चे ये क्या कर रहे हो तुम, इसे काहे खरीद रहे हो, ये जहाँ भी जाता है वहीं तबाही लाता है, इसे मत खरीदो। अब भैया बहुएं सास की बात कहाँ मानती हैं, सास मना कर रही है, नहीं अब तो यही काम करना है। मैडम हीरा खरीद लाती हैं और अपने कुत्ते के गले के कॉलर में लगा देती हैं। लेकिन उससे पहले तंत्र मंत्र डिपार्टमेंट भी होकर आती है। बोले तो इस पे झाड़ फूक कराया गया था। अरे अपने यहाँ मोर के पंख वाला नहीं, क्रिश्चियन स्टाइल में कराया गया था। अब ये हीरा सबसे पहले मैडम की सासू माँ को निपटाता है, वही तो मना कर रही थी कि मत खरीदो। 2 महीने के अंदर ही मैडम की सास ऊपर वाले को प्यारी हो जाती है। कारण नहीं पता। इसके बाद मैडम का 9 साल का बच्चा एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। मैडम का हस्बैंड उन्हें छोड़कर चला जाता है, वो पागल हो जाता है और बाद में मर जाता है। पर मैडम अभी भी मजबूती के साथ डटी हुई थी, इन्हें नुकसान नहीं हुआ था अभी तक। अब लगता है नंबर मैडम की बेटी का, वो दवाई की ओवरडोज की वजह से मारी जाती है। मैडम का काम धंधा ठप हो जाता है, यानी कि बिजनेस डूब जाता है, कर्जा बढ़ जाता है, मजबूरी में डायमंड सेल करना पड़ता है। अब भैया इस हीरे को लेने को कोई भी तैयार ना हो। जिस ज्वेलर ने इसे खरीदा था वो इसे
इसे दान कर देता है, इसकी कहानी सुनकर दान कर देता है, और आज ये हीरा स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा हुआ है। आज के समय इसकी कीमत कितनी होगी भाई साहब? 1,65,977 करोड़ मात्र, बस इतू सी इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ। अब जरा ये बताओ भैया, अगर ये डायमंड फ्रांस में है तो क्या भारत सरकार इसको वापस लाने के लिए कुछ कर नहीं रही? इस हीरे की हरकतें देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहिए? भाई साहब कहाँ से आते हैं ऐसे विचार? इसे वहीं रहने दो जहाँ ये है। वैसे भी फ्रांस के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। चलो अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि इतिहास में ये हीरा इतनी तबाही मचा चुका था, तो जाहिर सी बात है रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों के कान तो खड़कने थे, तो उन्होंने अपने हाथ इस हीरे पे साफ किए और कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने रख दी जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं। आइए बताता हूँ। जैसे कि अगर इस हीरे को अल्ट्रावायलेट रोशनी के सामने रख दिया जाए और फिर कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो ये बिल्कुल डार्क रेड कलर में चमकने लगता था। अब लाल रंग को शुभ नहीं माना जाता, ये उन लोगों की सोच है, समझ रहे हो ना, किन लोगों की? हाँ वही उसी डिपार्टमेंट वाले लोगों की। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना दूसरे ब्लू डायमंड्स पर भी ये सेम एक्सपेरिमेंट किया जाए, लेकिन उनमें से एक भी लाल रंग में नहीं चमकता। ये हैरानी की बात थी। अब भैया इस डिबेट में कूद पड़ते हैं बहुत सारे फेसिस्ट। वो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं है, अल्ट्रावायलेट रोशनी दिखाई थी तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए जो कि खुशी के मारे लाल रंग की रोशनी फेंक रहे हैं, बोले तो फोटोन रिलीज कर रहे हैं। अब इसके बाद उनसे पूछा गया लाल ही क्यों छोड़ रहे हैं? नीली पीली काली हरी इतनी सारी रोशनियां होती हैं, बाकी काहे नहीं छोड़ रहे? इसके जवाब में फेसिस्ट अरे जी अभी चल रही है रिसर्च, कुछ कहा नहीं जा सकता, पता लगते ही बताएंगे। अब इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके लिए दोनों बातों में किस चीज पर विश्वास करना ज्यादा मुश्किल है? पहली तो ये, क्या होप डायमंड के नाम से मशहूर ये हीरा वाकई में श्रापित था, या फिर जिसके पास भी ये हीरा गया उन सब के साथ जो जो दुर्घटनाएं हुई वो एक इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस था? इनमें से किस बात पर यकीन करना ज्यादा मुश्किल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, काले रंग की रोशनी को पकड़ के मत बैठ जाना, लो फ्लो में निकल गया था। कभी कमेंट बॉक्स में महाभारत शुरू कर दो, है ये क्या कह दिया, काले रंग की रोशनी? जस्ट चिलैक्स। कहानी सुनो आगे। दिन था 4 सितंबर 1985 का। अंग्रेजी अखबार में खबर छपती है कि ये रोते हुए बच्चे की फोटो श्रापित है। अब इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था ये कि जिस घर में ये फोटो लगी थी वो पूरा का पूरा घर जल गया, सिर्फ इस फोटो को छोड़कर। अब यहाँ अपने दिमाग में आया एक सवाल कि भैया ये क्या है बवाल? एक फोटो को देखकर एक रैंडम घटना से ये कैसे लॉजिक बनता है कि फोटो श्रापित है? लोग इतने पगले कब से हो गए? फिर मैंने आगे पढ़ा तो कुछ बड़ा हैरान करने वाला पता चला। सुनो अब ध्यान से। अब जिस रिपोर्टर ने अखबार में एक खबर छापी थी वो उस फायर फाइटर से जाके मिलता है जो इस घर की आग को बुझा रहा था, और वो फायर फाइटर बताता है कि ये वो अकेला घर नहीं है जिस घर में आग लगी हो और ये पेंटिंग उस घर में मौजूद हो और पूरा घर जल गया हो, बस ये पेंटिंग बची हो। वो एक साल के अंदर दर्जन भर से ज्यादा ऐसे घरों की आग बुझा चुका है जो पूरी तरह से जल चुके थे, और ये पेंटिंग उन घर में मौजूद थी, बस यही बची थी, बाकी सारा सामान जल गया। और क्योंकि ये घटना इतनी अजीब थी तो इसका रिकॉर्ड फायर डिपार्टमेंट ने मेंटेन किया था। हाँ, ये थोड़ा अब हैरानी वाली चीजें हो रही हैं इसमें। अब ये रिपोर्टर महाशय फायर डिपार्टमेंट से सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और हर एक उस इंसान से जाकर मिलते हैं जिसके घर में आग लगी थी और ये पेंटिंग मौजूद थी, और कंफर्म करते हैं कि उन्हें जो भी जानकारी फायर डिपार्टमेंट से मिली है वो बिल्कुल सही है। पर ये कैसे हो सकता है? पूरा घर जल गया, दीवारों का प्लास्टर तक भी उतर गया, लेकिन इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ। बहुत हैरानी वाली घटना है। अब भैया जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी चारों तरफ फैल गई, लोग अपने घर से इस बच्चे की फोटो को निकालकर बाहर फेंकने लगे, और कुछ दूसरे टाइप के भी थे जो गलत साबित करने के लिए ऐसी फोटो खरीद के अपने घर में लगाने लगे। वैसे वो खरीद नहीं रहे थे, जहाँ लोग फेंक रहे थे वहीं से उठा के ला रहे थे। जो चीज फ्री में मिल रही है उसे कोई क्यों खरीदेगा? अपने यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये कट करूंगा मैं। लेकिन कोई ऐसी बातों पे यकीन क्यों करेगा? ऐसी बातों पर यकीन तो तभी हो सकता है अगर इससे मिलती जुलती हुई घटना या तो सुनी हो या देखी हो। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप याद करें तो आपने स्कूल टाइम में ये कहानी जरूर सुनी होगी कि किसी के पास एक ऐसी पेंटिंग थी जिस पेंटिंग में उस आदमी की जो फोटो थी उसकी उम्र साल दर साल बढ़ती थी और आदमी जवान रहता था। मैंने भी सुनी है। अब इस तरह की घटनाएं और कहानियां हमारे दिमाग में एक परमानेंट जगह बना लेती हैं क्योंकि ये काफी इंटेंस होती हैं, और जब इससे मिलती जुलती घटना कोई घटती है तो हमें बहुत जल्दी से उस पर यकीन आ जाता है। अब ये क्राइंग बॉय की पेंटिंग बहुत सारे घरों में होना कोई इत्तेफाक नहीं है। मान लेते हैं कोई ट्रेंड चल रहा था जिस समय लोग ऐसी पेंटिंग अपने घरों में लगाते थे, और अगर साल में 40-50 घरों में आग लग जाती थी तो 10-12 घरों में ऐसी पेंटिंग होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन जो हैरानी वाला हिस्सा था वो ये कि पूरा घर जलने पर ये पेंटिंग क्यों नहीं जल रही थी। अब ऐसा हो सकता है कि 1-2 घर में ना जली हो, बाकियों में जल गई हो, लेकिन पॉपुलर होने के लिए, कहानियां बनाने के लिए इस चीज को बढ़ावा दिया गया हो। और ये मेरे अपने विचार हैं, ना तो इस चीज को सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ है और ना ही झुटलाने के लिए कोई प्रूफ है। मैं तो बस डाटा के बेसिस पर एक एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला किस्सा है शुक्रवार 13 तारीख, हाँ जी, यानी फ्राइडे द 13th। पूरी दुनिया में हर देश में इस तारीख को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है, और माना ही नहीं जाता बल्कि स्टैटिस्टिकल डाटा के हिसाब
हिसाब से सबसे ज्यादा अशुभ घटनाएं हर देश में इसी तारीख को घटी हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है, चलो पता करने की कोशिश करते हैं। पर इससे जुड़ी हुई एक और मजेदार बात सुनो। दुनिया में आज भी बहुत सारे होटल ऐसे हैं जिसमें 13वां फ्लोर नहीं है। अपने इंडिया में भी हैं। अगली बार किसी होटल में जाओ तो गौर करना, लिफ्ट में 13वां नंबर भी नहीं होगा। अब देखो, न्यूमरोलॉजी ये एक साइंस है। इसके हिसाब से 12 एक कंप्लीट नंबर है, सर्कल की तरह कंप्लीट। जैसे 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 को एक कंप्लीट नंबर माना गया है। लेकिन 13 को नहीं। 13 एक ऑड नंबर है, अधूरा नंबर है, विचित्र नंबर है। और ये सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन इसका श्राप कहां से शुरू हुआ? नाइट्स टेम्पलर से। देखो, हुआ कुछ यूं था। नाइट्स टेम्पलर एक ऐसे योद्धाओं का ग्रुप था जो पूरी दुनिया से अमीरों के खजाने को अपने पास रख के सुरक्षा प्रदान करता था। आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल बैंक की तरह राजा महाराजा, अमीर लोग, व्यापारी सब अपने सोने चांदी के सिक्कों को इनके पास रख के अपने सामान की सुरक्षा करवाते थे। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसके सारे योद्धा पूजा पाठ करने वाले लोग थे, मतलब इनके हिसाब से जो किया जाता है। और इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी जेरूशलम में। कुछ लोग यरूशलम भी बोलते हैं। तो भैया फ्रांस के राजा ने ये कहा, मुझे है पैसे की जरूरत, लाओ पैसा। इन्होंने कहा कि तुम्हारा थोड़ी है जो हम तुम्हें दे दें। तो बस फ्रांस के राजा ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी और इन्हें बड़ा तड़पा तड़पा के मारा, जिंदा जला दिया, गर्दन कटवा दी, हाथ पैर कटवा दिए। और इस ग्रुप का जो मुख्य पुजारी था, उसको जब जिंदा जलाया जा रहा था तो उसने जलते वक्त ये बात कही थी कि इस तारीख को याद रखना, ये तारीख दुनिया पर कहर बन के टूटेगी। और वो दिन था फ्राइडे द 13th। और उसी साल फ्रांस का वो राजा टपक गया। हाँ जी, उसका चैप्टर निबट गया। लोगों ने इस घटना को फ्राइडे द 13th को दिया हुआ श्राप से जोड़कर देखा। क्या नंबरों से जुड़ी हुई ये इकलौती घटना है? नहीं, एक और क्लब है और वो है आर्टिस्ट क्लब, यानी 27। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्टिस्ट की मौतें 27 साल की उम्र में हुई हैं। भारत में भी 2 हुई हैं। अमर सिंह चमकीला, एक म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डायरेक्टर, इनकी मौत 27 साल की उम्र में हुई है। अशफाक उल्ला खान, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी में लड़ाई लड़ी थी, ये कविताएं लिखते थे जिन्हें अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटका दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये दोनों अशफाक उल्ला खान से जुड़े हुए हैं। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी उम्र भी 27 साल थी। जिमी हेंड्रिक्स, इलेक्ट्रिक गिटार म्यूजिशियन, ड्रग ओवरडोज की वजह से 27 साल की उम्र में मारे जाते हैं। कर्ट कोबेन, ट्रेल ब्लेजर रॉक बैंड के लीड सिंगर और गिटारिस्ट, ये भी 27 साल की उम्र में मारे जाते हैं। मौत का कारण अपने आप को गोली मारना। एमी वाइन हाउस, ये भी अपने घर में 27 साल की उम्र में मृत पाई जाती है। ये एक वॉइस आर्टिस्ट थी। मृत्यु का कारण अल्कोहल पॉइजनिंग। जिम मॉरिसन, ये भी 27 साल की उम्र में मारे जाते हैं। जेनिस जॉपलिन, ये भी 27 साल की उम्र में मारी जाती है। अब देखो, डाटा के हिसाब से पूरी दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट 27 साल की उम्र में मारे गए हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? वेल, हो भी सकता है, लेकिन 27 ही क्यों? हाँ, इस पे क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है जिसका जवाब नहीं है। लेकिन इन घटनाओं ने एक विचित्र क्लब का निर्माण किया जिसे कहा जाता है 27 क्लब ऑफ आर्टिस्ट। अब इसका जवाब दिया एस्ट्रोलॉजर्स ने। उन्होंने ये कहा कि जब इन आर्टिस्ट का जन्म हुआ था तो 27 साल बाद शनि ग्रह की पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट वही थी जो इनके जन्म के समय थी। तो ये एक कारण हो सकता है। अब ये बात उन लोगों के लिए तो बिल्कुल सेंस बनाती है जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो नहीं रखते उनके लिए तो कोई भी बात सेंस नहीं बनाएगी। आप अपने आसपास ऐसी चीजें देखते होंगे कि अगर कोई वाहन खरीदना है तो कौन सी शुभ तारीख है, शादी पक्की करनी है तो कौन सा दिन ठीक रहेगा, राहु काल देखकर चीजें की जाती हैं, घरों का शुद्धिकरण कराया जाता है, पूजा पाठ कराया जाता है, रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, कुत्ते का रोना, बिल्ली का रास्ता काटना, ये सारी चीजें अशुभ मानी जाती हैं। और ये सारी चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। बहुत से लोग इस पे विश्वास करते हैं, बहुत से नहीं करते। बहुत सारी चीजों के पीछे लॉजिक बनाया जा सकता है और बहुत सी चीजों के पीछे होता ही नहीं है। पर कुल मिलाकर आप जितना किसी चीज के बारे में ढूंढोगे उतना ही उस चीज के बारे में जानोगे। हमारा दिमाग ही ऐसे बना हुआ है, हम चीजों का पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं और लॉजिक बन जाता है। हम अपने साथ होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं को डार्क एनर्जी, डार्क फोर्सेज या गुड एनर्जी से जोड़कर देखते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जो हमारे मन मस्तिष्क को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को भी कंट्रोल करती हैं। इस बात पर सभी लोगों को यकीन नहीं है, लेकिन आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल यकीन करता है। क्या आपको इन चीजों पर यकीन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि सच कहा जाए तो विज्ञान के पास इस तरह की चीजों को समझाने के लिए आज के समय तक अभी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपके जीवन से भी कोई जुड़ी हुई ऐसी घटना है जो बहुत अजीब है, या आपने कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया है, या आप जिस जगह रहते हैं वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं, तो ये भी आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। शायद आपको अपने जैसा कोई और भी मिल जाए जिसके यहाँ सेम घटना हुई हो। चलिए जी, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।